हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, जिसके बारे में हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स में थोड़ी बहुत बातें समझ ली थी कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। मोटी मोटी बात, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं मेनली और हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्रीबायोटिक्स इनका खाना होते हैं। ये मोटी मोटी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर की बातें। तो क्या है प्रोबायोटिक्स, आओ देख लें जरा। ठीक है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मिल करके एक प्रोबायोटिक की डेफिनेशन बनाई, और वो डेफिनेशन क्या है? वो लोग कहते हैं लाइव माइक्रोब्स विच व्हेन गिवन इन एडिक्वेट अमाउंट, जिंदा माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमको दिखाई नहीं देते ना आंखों से, ज्यादातर इसमें बैक्टीरियाज होते हैं। लाइफ मतलब जिंदा, माइक्रोब विच गिवन इन एडिक्वेट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में दिए जाएं, प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट टू द होस्ट जिस इंसान को दिए जाएंगे, जिसके अंदर वो चले जाते हैं, वो इंसान फिर होस्ट बन जाता है। पता ना होस्ट कौन होता है? गुड। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन क्या है? प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही बात बोल दी, जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर इंटेंडेड टू हैव हेल्थ बेनिफिट, जिनका की उद्देश्य क्या है? हेल्थ बेनिफिट किसका? इंसानों का। व्हेन कंज्यूम्ड और अप्लाइड टू द बॉडी, उनको खाया जाए या अप्लाई किया जाए। अप्लाई करने की बात करेंगे तो हम लोग क्रीम्स वगैरह की बातें करेंगे, ठीक है। मेनली क्या है, इसको कंज्यूम किया जाता है। आगे आते हैं, दे कैन बी फाउंड इन योगर्ट। योगर्ट हमारा क्या? दही हो गया। कहाँ पाए जाते हैं? योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड फूड। कुछ जो दूसरे फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि दही को हम लोग कह सकते हैं ना, दही का बनना एक्चुअली क्या होता है? दूध का सही भाषा में कहा जाए फर्मेंट हो गया, दूध सड़ गया एक तरह से, लेकिन वो उतना नहीं सड़ा है कि हमको नुकसान करेगा, तो फर्मेंट हो गया। तो कुछ फूड ऐसे हैं जिनको सड़ाया जाता है, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। फर्मेंटेड फूड, या हम यूं कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक फूड की शक्ल बदल के दूसरे फूड में आ गई, है ना। दूध दही बन गया तो फर्मेंट कहा गया। डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं ये। ऑल्दो पीपल ऑफन थिंक, यद्यपि पीपल सोचते हैं कि बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ हार्मफुल जर्म्स, ठीक है। हम लोग अभी तक ये समझते आते हैं कि बैक्टीरिया हार्मफुल है या कीटाणु हार्मफुल होते हैं, बट मैनी आर एक्चुअली हेल्पफुल। उनमें से काफी सारे मददगार भी साबित होते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प डाइजेस्ट फूड, कुछ फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, पता ही हमारे पेट में रहते हैं, ई कोलाई वगैरह। डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग सेल, कुछ डिजीज कॉज करने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और प्रोड्यूस विटामिन, कुछ विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो बच्चे, इसको मैं बहुत शॉर्ट में लिख सकता था, ठीक है। जैसे कि ये लाइन ना लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है ना। इतनी लाइन मैंने ना लिखी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा मैं क्या लिख रहा हूं? बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग सेल एंड प्रोड्यूस विटामिन, ये भी चल जाएगा। तो मैंने हमेशा बोलता हूं लकीर का फकीर नहीं बनना है। क्लियर है ना? ओके। तो नोट्स जो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, उसमें तुम कट करके अपनी भाषा वगैरह को ऐड कर सकते हो। बस ध्यान से लेक्चर सुनो। मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू प्रोडक्ट मतलब जैसे दही प्रोडक्ट हो गया, उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, आर द सेम एज और सिमिलर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट्स नेचुरली लिव इन अवर बॉडी। क्या कह रहा है? मैनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक, जो प्रोबायोटिक के तौर पे हम लोग लेते हैं, दही वगैरह में ले लिया हमने, या जो प्रोबायोटिक के तौर पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, वो कई बार तो क्या कह रहा है? सेम एज और सिमिलर टू, या तो वही होते हैं जो हमारे पेट में या आंतों में पाए जाते हैं, पेट में नहीं आंतों में पाए जाते हैं, और या लगभग उनकी जैसे होते हैं जो नेचुरली लिव इन अवर बॉडी, जो कि कुदरती तौर पे हमारे शरीर के अंदर होते हैं, लगभग वैसे ही होते हैं। ये क्लियर है बातें? आगे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर प्रोबायोटिक्स, कह रहा है किस टाइप के बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स हैं। तो मोटा मोटा अगर हम बता दूं, यहाँ पर दो टाइप के बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा जिक्र होता है, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। दो तीन और भी हैं जिसकी लिस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। अभी रीड कर लेते हैं। प्रोबायोटिक में कंटेन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई सारी वैरायटी हो सकती है। अच्छा, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम ये क्या है? जीनस है, स्पीसीज अलग अलग आ जाएगी अभी। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया दैट बिलोंग टू ग्रुप्स आर लैक्टोबैसिलस। जो सबसे ज्यादा कॉमन ग्रुप है वो लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम का है।
अदर बैक्टीरिया may also be used as probiotics and so many yeast such as Saccharomyces boulardii, ठीक है ना। तो कह रहा है ये दोनों तो है ही हैं, कुछ अदर बैक्टीरिया भी हैं और कुछ ईस्ट भी हैं जो प्रोबायोटिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पेट में जाते हैं, पेट से आंतों में पहुंचते हैं और आंत में पहुंचने के बाद हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं प्रोबायोटिक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक में हैव डिफरेंट इफेक्ट। अलग अलग प्रोबायोटिक का अलग अलग इफेक्ट होगा। हो सकता है बिफिडोबैक्टीरियम एक अलग असर दिखाता हो, लैक्टोबैसिलस अलग असर दिखाएगा, सैक्रोमाइसिस अलग असर दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैक्टोबैसिलस helps prevent an illness, that doesn't necessarily mean that the another kind of lactobacillus। अभी देखो यहाँ पर जो एक चार्ट आएगा, टेबल आएगी, लैक्टोबैसिलस जीनस है, उसकी अलग अलग स्पीसीज हैं। तो अगर एक स्पीसीज लैक्टोबैसिलस की कोई एक खास बीमारी ठीक कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा लैक्टोबैसिलस भी वही बीमारी ठीक करेगा, हो सकता है कुछ और काम करे। तो सेम और एनी ऑफ द बेफिडोबैक्टीरियम प्रोबायोटिक वुड डू द सेम थिंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेफिडोबैक्टीरियम भी वही बीमारी ठीक करेगा, सब अपना अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर से अलग अलग तरीके के केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं। क्लियर है? आर प्रोबायोटिक्स आर सेम एज प्रीबायोटिक? नो, हमको बहुत अच्छे से पता है अभी ये बात। प्रीबायोटिक आर नॉट द सेम एज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों अलग अलग होते हैं। प्रोबायोटिक की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रीबायोटिक्स आर द नॉन डाइजेस्टिबल फूड। प्रीबायोटिक क्या है? नॉन डाइजेस्टिबल फूड है, ऐसा खाना जो पचेगा नहीं, जिसको हमारी बॉडी नहीं पचा पाएगी, लेकिन जब ये खाना पहुंचेगा कहां पर? प्रोबायोटिक्स के पास, हमारे आंतों में जाकर के, वहां ये खाना इन प्रोबायोटिक्स के द्वारा पचाया जाएगा और वो ये खाना एक्चुअली इन प्रोबायोटिक्स के लिए होता है ताकि उनकी सेहत मेंटेन रहे। दैट सिलेक्टिवली स्टिमुलेट द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजायरेबल का मतलब कौन हो गए? वही हो गए कौन? जो हमारी आंतों में मौजूद है, प्रोबायोटिक्स। व्हाट आर सिनबायोटिक्स? कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों एक साथ कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सिनबायोटिक्स। क्लियर है? तो ये जनरल बातें हो गई जिससे कि दिमाग में बात क्लियर रहेगी कि क्या क्या चीजें क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं इंट्रो। एग्जाम में आएगा तो एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, आओ देखें। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इज नॉट न्यू। फूड के अंदर जिंदा माइक्रोब्स को ऐड करके खा लेना, लाइक दही, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है। फर्मेंटेड मिल्क हैज बीन यूज्ड एज अर्ली एज 2500 BC बाय सुमेरियंस एज कफ रेमेडी। सुमेरियंस के द्वारा फर्मेंटेड मिल्क इस्तेमाल किया जाता था कफ रेमेडी के तौर पे। इन 76 BC प्लिनियस, अ रोमन हिस्टोरियन, डिस्कस्ड अबाउट गैस्ट्रोएंटराइटिस। आइटिस वर्ड याद है? कौन कौन लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं मेरे? आइटिस मतलब किसी टाइप का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, पेट का कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है। तो रोमन हिस्टोरियन कह रहे हैं, ठीक है, प्लिनियस, कि GIT जो होता है, सॉरी, गैस्ट्रोएंटराइटिस जो होता है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट एज इट्स ट्रीटमेंट। इन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया? इन्होंने कहा अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस है और हम क्या दे दें? फर्मेंटेड मिल्क दे दें, तो ये फर्मेंटेड मिल्क इस गैस्ट्रोएंटराइटिस को ठीक कर देगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे आते हैं। इन द 20th century several author like मैचनिकॉफ एंड टीसियर इंट्रोड्यूस, इन्होंने कुछ बातें बोली। मैचनिकॉफ और टीसियर ने इंट्रोड्यूस द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हुआ क्या, दही वगैरह तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो सोचा गया क्यों ना इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी तरीके से ओरली खा लिया जाए, पाउडर की फॉर्म में, किसी और रूप में। उसका जिक्र होने लगा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डायरिया एंड टू रिड्यूस द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन द गट। किस लिए खाना है? जिससे कि डायरिया खत्म हो जाए, या ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे गट में, गट पता है ना, बार बार नहीं बोलूंगा, गट भी हमारी मतलब पूरा पूरा मुंह से लेके एनस तक का जो माउथ टू एनस जो पूरा रास्ता है उसे गट कहा जाता है। ठीक है ना, खाने का फूड वाला रास्ता है। बाय मॉडिफाइंग द गट माइक्रोबायोटा। अच्छा, कैसे ठीक करेंगे? जो हमारे पेट के अंदर हमारे माइक्रोब्स रहते हैं जो हेल्प करते हैं, हमारी टोटल बोल जाएगा माइक्रोबायोटा, उनके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ये आ जाएंगे, कुछ वो होंगे, हेल्प हो जाएगी उनकी,
और वो मॉडिफाई हो जाएंगे। मॉडिफाई मतलब कुछ एक्स्ट्रा पहुंच गए और ये मिल करके डायरिया वगैरह को ठीक करेंगे। इसके बारे में इन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर है बातें? तो अब घूम फिर के बातें ये लगभग ऐसी रहने वाली हैं। आगे आते हैं। द इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा हैज मैकेनिज्म दैट अलर्ट द होस्ट ऑफ एन इन्फेक्शन, होस्ट टू एन इन्फेक्शन। ना लिखो ये लाइन, लेकिन समझो, मजा आता है। हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में रहने वाले माइक्रोफ्लोरा, जो माइक्रोब्स हैं, उनके पास मैकेनिज्म है जो अलर्ट कर देते हैं हमको कि कोई इन्फेक्शन हुआ। कैसे अलर्ट करेंगे भाई? जाहिर सी बात है, पेट में दर्द होगा, डायरिया सा होगा, लूज मोशंस हो जाएंगे। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मेंटेन एन एक्सटेंसिव एंड हाईली एक्टिव इम्यून सिस्टम। जबरदस्त इम्यून सिस्टम एक मेंटेन करता है। कौन? जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, दैट इक्वल टू गट बोल लो। अल्टरनेटिवली इनका इस्तेमाल हम लोग करते रहते हैं, ठीक है? जीआईटी बोल लो, गट बोल लो। अच्छा, यहां पर जबरदस्त इम्यून सिस्टम की जरूरत क्यों है? हम लोग खाना खाते हैं, हाथ धोए नहीं खाए, नहीं धोए खाया, पानी कहीं का पी लिया। अब ये पानी कहां से जाएगा? इसी माउथ से होता हुआ पानी कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ यूरिन में चला जाएगा, पेट में जाएगा, फिर आंतों में पहुंचेगा। सबसे जो मतलब खाना जो हमको न्यूट्रिशन देता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर माइक्रोब्स या गंदगी हमारी बॉडी में पहुंच सकती है तो किसके थ्रू? खाने के थ्रू। मानते हैं इस बात को? कभी नीचे पड़ा हुआ खा लेते हैं बच्चे वगैरह। तो अगर ये जीआईटी अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा? बहुत जल्दी बीमारी होने वाली है। इसलिए कहा जाता है सारी बीमारियों की जड़ पेट से स्टार्ट होती है ना। एंड आगे क्या बोल रहा है? एंड इट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द गट ऑल टूगेदर दैट फंक्शन टू प्रोटेक्ट दिस माइक्रो एनवायरमेंट। और गट में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल टूगेदर मिल करके फंक्शन करते हैं किसको? प्रोटेक्ट करने का। कि पेट का जैसा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का मतलब वहां पे जो पीएच होगा, वहां पे जो केमिकल्स होंगे, ठीक है, वहां पे जो टेम्परेचर है, तो वो पूरा एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है। वहां पे जो माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं वो बने रहें, वो हटे नहीं वहां से। तो उसको मेंटेन करने का पूरा काम कौन कर रहा है? वहां पे पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? ये भी मिल जाएगा, अभी इसका जवाब आगे आते हैं। दिस एंडोजीनस माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। अब एंडोजीनस का मतलब, एंडो मतलब अंदर, जो अंदर है, और एक वर्ड आएगा एक्सोजीनस, लिख लो इनको। एक्सोजीनस मतलब जो बाहर, एंडोजीनस मतलब जो अंदर, ठीक है ना। एंडोजीनस माइक्रोफ्लोरा जो हमारे अंदर माइक्रोफ्लोरा है, एड मतलब सहायक होता है, मदद करता है इन द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है उनमें हेल्प करते हैं। असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स म्यूकोसल एंड सिस्टेमिक इम्यूनो रेगुलेटर सर्कुलेटरी, कहीं ना कहीं उसी की बात कर दी, इम्यून सिस्टम की, ठीक है ना। तो जो म्यूकोसल, कॉम्प्लेक्स म्यूकोसल और सिस्टेमिक, म्यूकोसा की और सिस्टेमिक इम्यून सिस्टम का जो रेगुलेशन है उस सर्किट को बरकरार रखते हैं, उसको असिस्ट करते हैं डेवलप करने में। दे प्रोटेक्ट द जीआईटी अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन बाय एक्सोजीनस माइक्रोब्स। देखो ये जीआईटी है, सपोज ये आंत है, कुछ खाया हमने, माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह था, वो आकर के यहाँ चिपक जाएगा, जो बीमारी पैदा करेगा। फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा? फैलेगा, अपनी कॉलोनी है, डिवाइड करता है बैक्टीरिया जल्दी 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 जल्दी। तो जब वो डिवाइड करके फैलेगा तो उसको कहा गया उसने अपनी कॉलोनी बना ली। क्या बना ली? कॉलोनी। तो कॉलोनी के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ? कॉलोनाइजेशन बाय एक्सोजीनस माइक्रोब्स। इसको भी रोकेगा कौन? प्रोबायोटिक्स। एंड इन प्रिवेंशन ऑफ पोटेंशियल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इन्वेजन बाय इनकमिंग पैथोजन। बात वही आ गई, यहाँ पे एक साथ लिख सकते। तो कॉलोनाइजेशन को रोकेगा और इन्वेजन, इन्वेजन मतलब अटैक, अटैक बाय इनकमिंग पैथोजन। अगर कोई पैथोजन आ गया तो वो अटैक ना करे, ठीक है ना, म्यूकोसा पे आकर के। पता है ना आंतों की 4 परतें होती हैं। अगर तुम एक आंत को लो ऐसे काट दो तो इसकी सबसे ऊपर एक परत होती है, फिर बीच में मतलब जो उसकी मसल्स होती हैं 4 परतों से मिलकर बनी होती हैं, और सबसे अंदर वाली क्या होती है? म्यूकोसा होती है। सबसे अंदर वाली, सबसे अंदर वाली क्या होती है? म्यूकोसा होता है। तो म्यूकोसा भाई खाना खाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा वो यही तो अटैक करेगा सबसे पहले म्यूकोसा पे आकर के। तो म्यूकोसल अटैक को, म्यूकोसल अटैक से बचाता है। सो एनी अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब बदलाव इन द इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा कैन कॉज डिसबायोसिस। अगर
कुछ बदलाव आ जाएंगे इंटेस्टाइन के माइक्रोफ्लोरा में, वहां पे पाए जाने वाले माइक्रोब्स में। तो क्या हो जाएगा, जैसे डिसफंक्शन होता है ना, तो डिसबायोसिस, वहाँ का जो इकोसिस्टम है या वहाँ पे जो उनका बायोसिस्टम है वो सारा क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, फिर हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो है ना, कभी पेट गड़बड़ होता था, तुमने देखा होगा घर में मम्मी लोग दही खिला देती हैं, पता है नहीं पता है। आगे आते हैं, चलो। द आइडिया ऑफ फंक्शनल फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रेटजी इन काउंटर एक्टिंग डिसबायोसिस। कह रहा है फंक्शनल फूड मतलब वही दही वगैरह का दिया जाना एक एग्जाम्पल है, रणनीति टू काउंटर एक्ट, किसका विरोध करना है, इंटेस्टाइनल डिसबायोसिस, जो पेट में गड़बड़ हो गई है उसको काउंटरैक्ट करना है, उसको ठीक करना है एक तरह से। उस रणनीति के तहत हम लोग फंक्शनल फूड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगी, लिख दोगे तो अच्छी बात है। ये फिर कह रहा हूं मैं, मेन पॉइंट निकाल लेना, एक्सक्लूसिव माइक्रोबाया, माइक्रोफ्लोरा, ये मेन वर्ड को दिमाग में सेट कर लेना है और फिर अपने मन से लाइनें बना के लिख देनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक एंड इट्स कॉम्बिनेशन, सिनबायोटिक्स, इसका हम डिस्कस किया था अभी। फंक्शंस, कॉम्बिनेशन फंक्शन इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरिया। डिस्प्लेसमेंट, अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया पेट के अंदर आ गया है तो ये तीनों मिलके उसको डिस्प्लेस करेंगे, भाग यहां से, ठीक है, भाग यहां से बाहर निकल। तो ये आएंगे, ये लगे हुए हैं, इनको ढकेल देंगे, या ढकेलने का मतलब है कि ऑब्वियस ही बात है वो ऐसे जाके नहीं, हाथ से धक्का मार देंगे, हाथ तो है ही नहीं उनके पास, समझाने का तरीका है। डिस्प्लेस करेंगे उन्हें, हटाकर खुद अपनी जगह वहां पे आकर लग जाएंगे। एंड हेल्प इन द रिटर्निंग द बैलेंस ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटी, वापस से जो वहां पे माइक्रोब्स रहते हैं उन कम्युनिटी को वापस से लाने में हेल्प करेगी, वापस से वही सारे बैक्टीरिया आ जाए जो पहले से थे। अब बात कर रहा है प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म कैन बी इंजेस्टेड इन टू मेन फॉर्म। प्रोबायोटिक को हम दो तरीके से ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड या कह लो नेचुरल, जैसा है कुदरती तौर पे, है ना, जैसे कि योगर्ट, दही और सॉरेक्रॉट रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक है हमारे पास डेयरी मैनेज का है योगर्ट, और प्लांट ओरिजिन से वेजिटेबल ओरिजिन से क्या आता है, सॉरेक्रॉट होता है। अब ये ऐसे सॉरेक्रॉट ऐसे समझ में नहीं आएगा, डालना यूट्यूब पे तो एकदम निकल के आएगा क्या होता है सॉरेक्रॉट, ठीक है ना। तो यानी कि फर्मेंटेड फूड, यानी कि दही खाया या सॉरेक्रॉट खाया हमने, तो वो डायरेक्ट हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गया, हमने फूड को फर्मेंट किया और खा लिया। दूसरा तरीका है सप्लीमेंट, आजकल उसके पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, पाउचेस, है ना, फ्रीज ड्राइड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम लोग ठंडा करके, फ्राइड करके, एकदम ड्राई करके बैक्टीरिया को पाउडर फॉर्म में सुखा लेते हैं और फिर उसको पाउच बना देते हैं या कैप्सूल में भर देंगे। कैप्सूल खाया, पेट के अंदर ये बैक्टीरिया जा करके हमारे बॉडी का टेम्परेचर पा करके वापस से जिंदा हो जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया एक सप्लीमेंट दवाई के तौर पे, और ये आ गया फर्मेंटेड वाला। बात समझ में आई, दो टाइप से हम इसको ले सकते हैं, क्लियर है। चलें आगे आते हैं। क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे क्लासिफाई करेंगे और कैसे सिलेक्शन करेंगे इसका, इसमें कुछ बातें हैं। उससे पहले कुछ बातें समझे हम लोग इसमें। प्रोबायोटिक्स आर नोन बाय जीनस, स्पीसीज एंड स्ट्रेन। प्रोबायोटिक्स जो है वो जीनस, स्पीसीज एंड स्ट्रेन के माध्यम से जाने जाते हैं। अब देखो इसका मतलब समझो। जीनस, जैसे कि हम इंसान की बात करें तो इंसान का नाम क्या होता है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ये क्या हो गया जीनस, और ये क्या हो गया स्पीसीज, क्लियर है। अब जो होमो सैपियंस है, स्पीसीज, इसकी स्ट्रेन की बात करूं, स्ट्रेन, कोई चाइना, कोई अफ्रीकन है, नीग्रो टाइप, कोई अमेरिकन है, हम लोग इंडियन है, तो क्या हम सबके अंदर जीन्स एक जैसे हैं, कुछ ना कुछ अंतर होगा। चाइना के अंदर कुछ अलग टाइप के जीन्स पाए जाते हैं, तभी हाइट छोटी होती है, अमेरिका थोड़े लंबे चौड़े होते हैं, अफ्रीका में पाए जाने लोग उनका स्किन कलर डार्क होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जीन में। ये तो जीन्स की चेंज की वजह से, किसके चेंज की वजह से, जीन्स की चेंज की वजह से सेम स्पीसीज में अलग अलग वैरायटी पाई जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन। सेम बैक्टीरिया है, एक ही बैक्टीरिया का जीनस और स्पीसीज होने के बाद उसका स्ट्रेन अलग होता है, कुछ जीन्स अलग पाए जाते हैं, तो उनमें कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। तो साफ साफ कह रहा है प्रोबायोटिक को हम लोग जीनस, स्पीसीज और स्ट्रेन, सेम जीनस और स्पीसीज को होने के बावजूद कुछ जीन्स अलग अलग होने की वजह से उनका स्ट्रेन बदल जाता है, तो बैक्टीरिया अलग अलग हो जाती है। हम लोग कहते हैं एक स्ट्रेन ये है, एक स्ट्रेन ये है। तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता स्ट्रेन क्या चीज है, ये क्लियर है। द स्ट्रेन डेजिग्नेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेम स्पीसीज विल हैव डिफरेंट स्ट्रेन। एक ही स्पीसीज का स्ट्रेन डिफरेंट हो सकता है, यानी कि जीन्स डिफरेंट हो सकता है, हैंस डिफरेंट हेल्थ इफेक्ट, उसके इफेक्ट भी, हेल्थ इफेक्ट भी अलग अलग आएंगे, क्लियर है।
डोज शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, बिकॉज डोज को भी कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा दही खा लो तो तुम सोचो सही हो जाओ, या इतना सा खा लो सोचो सही हो जाओ, नहीं, एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है ना। डोज शुड बी कंसिडर, डोज को कंसिडर करना है, बिकॉज अ प्रोबायोटिक कंज्यूम्ड एट हायर डोज, बहुत ज्यादा खा लो, विल नॉट ऑलवेज मीन दैट इट विल हैव अ ग्रेटर हेल्थ बेनिफिट। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड दैट वन गिवन एट लोअर डोज, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा खा लो उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। दिस प्रीबायोटिक कंटेन मैनी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज शोन इन टेबल। ये टेबल यहां ना दिखा करके, टेबल मैंने आगे दिखा रखी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कह रहा है प्रोबायोटिक कंटेन मैनी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। आगे आते हैं, यहाँ पे टेबल नहीं है, देख लेते हैं नेक्स्ट टेबल, ये रही टेबल यहाँ पर है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेबल को ही देख लेते हैं पहले। जीनस में कौन है? लैक्टोबैसिलस। जीनस में कौन है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। स्पीसीज एसिडोफाइलस, प्लैंटेरम, ये सब लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस 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 लैक्टोबैसिलस, यहां से लेके यहां तक सब क्या है? लैक्टोबैसिलस है, ठीक है ना। रैमनोसस लैक्टोबैसिलस, फर्मेंटम, रिटेराई, जॉनसोनाई, ब्रेविस, कैसी, लैक्टिस। तो इसमें जो 4-5 याद हो जाए वो नाम याद रख लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देन बिफिडोबैक्टीरियम के ये सारे केस हैं, इसमें जो याद हो जाए इन्फेंटिस, रेवी, लॉन्गम, लॉन्ग से लॉन्गम, बिफिडम, जो याद हो जाए वो 4-5 याद कर लेंगे इस वाले जीनस के। बाद बाकी बैसिलस जीनस है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस है, एंट्रोकोकस है और सैक्रोमाइसिस है। सैक्रोमाइसिस में एक ही है सर्वाइसी, इसका एक ही है, फेसियम इसका एक ही है, थर्मोफाइलस इसका एक ही है, कोगुलेंस। क्लियर है, ठीक है। तो ये टेबल हमने देख ली यहां पर। अब देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स में हैव आइदर वन और मिक्सचर ऑफ मोर देन वन स्ट्रेन। उसके अंदर जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का बैक्टीरिया पाया जाए या माइक्रोऑर्गेनिज्म पाया जाए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोबायोटिक इफेक्ट्स आर स्ट्रेन स्पेसिफिक, हर स्ट्रेन के हिसाब से, उसमें हमने कौन सा स्ट्रेन लिया है उसके हिसाब से उसके अंदर इफेक्ट हमको दिखाई पड़ेगा। एंड कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। अब इसीलिए क्योंकि होता क्या है, हर एक स्ट्रेन के अपने अलग अलग इफेक्ट होते हैं। वो सिंगल में कुछ और एक काम कर रहे हैं और किसी और के साथ मिलकर कुछ और काम कर रहे हैं, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ ये खाया है तो यही फायदा होगा, कुछ और भी हो सकता है। जनरलाइज नहीं कर सकते। अ सिंगल स्ट्रेन में एग्जिबिट डिफरेंट बेनिफिट व्हेन यूज्ड इंडिविजुअली एंड इन कॉम्बिनेशन। जो सिंगल स्ट्रेन है, मैंने बताया अभी, अगर सिंगल यूज कर रहे हैं तो कुछ और इफेक्ट दिखाएगा और कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ और इफेक्ट दिखा देगा। क्लियर है। तो क्लासिफिकेशन की बात कर लें इसी के आधार पर, या तो हम उसको सिंगल दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं उसको हम लोग? सिंगल दे सकते हैं, पॉलीप्रोबायोटिक्स है ना, दो का मिक्सचर हो सकता है, कंबाइंड प्रोबायोटिक। अच्छा, मोनो में क्या है? कंटेन बैक्टीरिया ऑफ वन स्पीसीज एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन भी सेम, स्पीसीज भी सेम। यहां पे स्पीसीज तो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रेन है, पॉलीप्रोबायोटिक्स। यहां पे बैक्टीरिया ही अलग अलग कर दिया गया, ठीक है ना। ये इसके एग्जांपल हैं, याद कर लेंगे। क्लियर है क्लासिफिकेशन? बात समझ में आ रही है? ओके, ये हमने डिस्कस कर ही लिया इसका। हाँ, प्रोबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। ऑब्वियसली बात है, जब सिलेक्शन करेंगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, और वो चीजें क्या होंगी हमारे पास? सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? सेफ्टी। भाई खाएं तो कि ना खाएं, खाने से ऐसा तो नहीं अच्छे के लिए खा रहे हैं, है तो बैक्टीरिया, ये कोई बीमारी पैदा कर दे। तो देखो क्या क्या चीजें हमें सेफ्टी के लिए देखनी है। ह्यूमन और एनिमल ओरिजिन, इसका ओरिजिन कैसा होना चाहिए? ह्यूमन या एनिमल से बना हुआ, एनिमल के अंदर पाया जाना चाहिए इसको। आइसोलेटेड फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, है ना, हेल्दी इंडिविजुअल के जीआईटी से आइसोलेट होना चाहिए, इसको निकलना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज, पास्ट में जब भी इस्तेमाल हुआ है इसका हमेशा रिजल्ट ये सुनने में आना चाहिए कि हाँ जब भी खाया फायदा ही हुआ, ऐसा नहीं है कि कभी खा लिया हो और ये नुकसान कर गया हो। आगे आते हैं, प्रिसाइज डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। प्रिसाइज डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन, जो डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए कि ये खाएंगे तो ये इस चीज को ये ठीक करेगा। एब्सेंस ऑफ डाटा रिगार्डिंग एंड एसोसिएशन विद इन्फेक्टिव डिजीज, ऐसा कोई डाटा नहीं होना चाहिए कि ये खाने से ये बीमारी हो जाती है। क्यों? पता चला हमने तो खाया था किसके लिए? फायदे के लिए, ठीक है ना। हमने अपना एक फायदे के लिए खाया था और खाने के बाद क्या देखते हैं हम लोग कि एक दूसरी बीमारी ने हमको पकड़ लिया। वो बीमारी तो ठीक हो गई बट दूसरी बीमारी ने हमको पकड़ लिया। देन एब्सेंस ऑफ द एबिलिटी टू क्लीव द बाइल एसिड, जो हमारा बाइल एसिड निकलता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है।
किसके डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में ना। तो उसको ऐसा ना हो कि ये बैक्टीरिया उस बाइल एसिड को तोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। जो बाइल निकलेगा उसके ऊपर इन बैक्टीरिया का कोई भी असर नहीं होगा। नो एडवर्स इफेक्ट, किसी भी टाइप का एडवर्स या साइड इफेक्ट नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, किसी भी टाइप के ऐसे जीन्स नहीं पाए जाएंगे जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब पता चला हमने कोई एंटीबायोटिक खाई और वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है। क्लियर है? तो सेफ्टी देखनी है हमको यहाँ पर कि ये शायद कोई भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पास्ट में जब भी खाया हो सेफ हो, ठीक है ना। उसका एक डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ ये खाने से ये ठीक हो जाता है, ठीक है। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू क्लीव, बाइल एसिड को नहीं तोड़ेगा, क्लीव मतलब ब्रेक करना। तो मोटा मोटा जैसे पूरा लाइन ना याद रखे, ठीक है, बाइल एसिड को नहीं तोड़ना है, इस टाइप से याद करेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, देखो जरा क्या कह रहा है ये। कॉम्पिटिटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रोबायोटा इनहिबिटिंग द इंटेस्टाइनल इकोसिस्टम, उसे कॉम्पिटिटिवनेस होना पड़ेगा। फंक्शन में बात करें, जो पेट के अंदर हमारे पास पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके रेस्पेक्ट में इसे कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, ज़्यादा सक्षम होना पड़ेगा। और नहीं होगा तो भाई कैसे हटाएगा उनको और खुद कैसे वहाँ पे आके लगेगा। एबिलिटी टू सर्वाइव एंड मेंटेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एबिलिटी टू सर्वाइव, ये एक मेन लाइन पकड़ लेना। इसकी क्षमता, इसके अंदर एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि हमारे पेट के अंदर जा करके क्या कर सके, ये सर्वाइव कर सके। भाई हमारे पेट का जो माहौल है ठीक थोड़ी ना है, pH 1.8, आंत में जाएगा तो वहाँ पे एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट मिल रहा है। अब उस एनवायरनमेंट में अगर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है। एंड मेंटेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो मेंटेन रहे, बनी रहे। एंड टू ग्रो इन द टारगेट साइट, जिस साइट पे हम चाहते हैं कोलोन में जाए या कहीं और जाए, उस टारगेट साइट पे जा करके ये ग्रो कर सके। अगर वहाँ पे जाके ग्रो नहीं कर पाएगा, वहाँ पे जाके मर गया, तो हमारे खाने का इसको कोई भी फायदा नहीं होगा। बात क्लियर है, समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस टू बाइल साल्ट एंड एंजाइम, भाई हमने इसको खाया और बाइल साल्ट ने या एंजाइम ने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डाला, डाइजेस्ट कर दिया, तो भी दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू लो पीएच, मैंने जैसे बताया पेट का पीएच 1.8 होता है, हमारे पेट का पीएच, उस पीएच में जाके इसको मरना नहीं है, जिंदा रहना है। कॉम्पिटिटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोबियल स्पीसीज इनहिबिटिंग द इंटेस्टाइनल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब यहाँ पर उसको दोनों के साथ, किसके साथ भाई, जो बैक्टीरिया आ गया है जो बीमारी कर रहा है, वो जो पहले से बैक्टीरिया उनके ऊपर तो हावी हो ही गया है, इसको दोनों के ऊपर हावी होना है, उसके ऊपर भी हावी होना है और जो पहले से रिलेटेड है उसके ऊपर भी हावी होना है ना। जो क्लोजली रिलेटेड है मतलब उसी से या उसके ऊपर ना बोले, इससे मिलते जुलते अगर कोई है जो कि बीमारी पैदा कर रहा है तो उसके ऊपर भी उसको क्या होना है, हावी होना है, उसके ऊपर काबू करना है। एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी टुवर्ड्स द पैथोजन, जो पैथोजेंस होंगे डिजीज पैदा करने वाले, उनके खिलाफ काम करना है, इसको एंटागोनाइज होना है, एंटागोनिस्टिक होना है। बात समझ में आ रही है? एंटागोनिस्टिक मतलब विरोध करना है, उसका पुरजोर विरोध, मार डालो, ठीक है, जो बीमारी फैलाए उसे मार डालो, ठीक है। कौन कौन है बीमारी फैलाने वाले? एच पाइलोरी, साल्मोनेला स्पीसीज है, लिस्ट्रिया है, मोनोसाइटोजेनिस है और क्लोस्ट्रीडियम है। ये याद ना रहे तब भी चलेगा, ये लाइन पता होनी चाहिए बस। रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियोसिंस एंड एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोजेनिक इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, वहाँ पे मौजूद जो एंडोजेनिक इंटेस्टाइनल, हमारे आंतों में जो पहले से मौजूद माइक्रोबायोटा है, माइक्रोब्स हैं, जैसे ये बाहर से आएंगे कुछ, ठीक है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको किल करने की कोशिश करेंगे प्रोबायोटिक वालों को। तो इनको ये भी ध्यान रखना है, ये ऐसे होने चाहिए कि इनकी जो एसिड्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, जो पेट के अंदर पहले से बैक्टीरिया मौजूद है, वो जब टॉक्सिन निकालेगा, जिसको हम बैक्टीरियोसिंस कहते हैं, और एसिड निकालेगा इनको मारने के लिए, किनको, प्रोबायोटिक्स को मारने के लिए, तो उसको मरना नहीं है, इनके सामने भी टिके रहना है। बात समझ में आ रही है? एडहेरेंस एंड एबिलिटी टू कॉलोनाइज सम पर्टिकुलर साइट्स विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एडहेरेंस मतलब चिपकना और कॉलोनी, अपने आप को ग्रो करना। आंत है, आंत के यहाँ पे कहीं जाके चिपकेगा और फिर धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करेगा, ये इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एंड एन अप्रोप्रिएट सर्वाइवल रेट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, सर्वाइवल रेट अच्छा होना चाहिए, नहीं कि एक दिन के अंदर मर गया पूरा, शुरुआत में टिक तो गया लेकिन बाद में मर गया, तो सर्वाइवल रेट भी इसका अच्छा होना चाहिए। सेफ्टी देखिए हमने पहले,
फिर फंक्शनैलिटी देख ली, फंक्शन वाइज बात करें तो कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे कौन होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल यूजेबिलिटी, टेक्नोलॉजी का मतलब जब हम इसको बना रहे हैं, मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, कैप्सूल वगैरह बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी ये क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बनाते वक्त ही रास्ते में मर जाए, पूरी लंबी सी प्रोसेस थी, बना रहे थे और ये माइक्रोब रास्ते में बीच प्रोसेस में खत्म हो गए। तो देखो क्या कह रहा है, ईजी प्रोडक्शन ऑफ हाई बायोमास अमाउंट एंड हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्चर। मतलब जब हम इसे बनाए, कल्चर पता ना क्या होता है, कल्चर वो जगह होती है, तुम लोगों ने अगर लैब का भी देखी होगी, छोटी छोटी पैट्री डिशेस होती हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया को उगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है। तो जब हमको बड़े लेवल पर करना होता है तो बड़े बड़े ड्रम से रहते हैं, उनके अंदर ग्रो करवाते हैं, तो उसे कल्चर बोल देता है। तो कह रहा है ईजी होना चाहिए उनका कल्चर, ये नहीं कि बड़ा मुश्किल से हम लोग इसको ग्रो करा पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी और द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग द फिक्सिंग प्रोसेस, वो जिंदा रहे और स्टेबल रहे। कब, मान लो फ्रीज करना पड़ रहा है, ड्राई करना पड़ रहा है, उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं और भेज रहे हैं, ये सारे काम करते वक्त उसे वायबल रहना है, उसकी पावर ख़त्म नहीं होनी चाहिए और स्टेबल रहना है। ऐसा नहीं कि टूट फूट जाए और कुछ और हो जाए, ठीक है ना। हाई स्टोरेज सर्वाइवल, जब स्टोर करके रखा है साल 2 साल 6 महीने के लिए, तो मरे नहीं, जिंदा रहे फिनिश प्रोडक्ट में, कैप्सूल वगैरह जो बना लिए हैं हमने। जेनेटिक स्टेबिलिटी, जेनेटिकली स्टेबल हो। रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, ये वायरस इसके ऊपर अटैक ना कर पाए। तो टेक्नोलॉजिकल यूजिबिलिटी भी हमने देखी, यहाँ पर बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें। चलो आगे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, काम कैसे करेंगे। जो पैथोजेंस थे, अब सोच के देखो जरा, जो पैथोजेंस आके यहाँ चिपके हुए हैं, इनको हटाना है, तो या तो कुछ ऐसा केमिकल सीक्रेट करेंगे या यहाँ पर आके यहाँ का माहौल बदल देंगे कि इनके लिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए वो माहौल सही ना रहे। बात समझ में आ रहा है। तो आओ देखते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैव मैनी फंक्शंस इन द होस्ट, कई सारे फंक्शन होते हैं होस्ट के अंदर। प्रोबायोटिक अफेक्ट एपिथेलियल सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, बी सेल्स ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट डिफरेंटली। इतने सारे सेल्स जो पाए जाते हैं जीआईटी के, इन सब को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। दिस इज मेनली बिकॉज देयर आर डिफरेंट जेंडरा एंड स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया एंड देयरफॉर देयर इफेक्ट्स ऑन द सेल वेरी। इतनी सारी चीज़ों को कैसे इफेक्ट कर जा रहे हैं भाई, अलग अलग जेंडरा, अलग अलग जीनस के बैक्टीरिया है प्रोबायोटिक के अंदर, है ना, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो, तो वो अलग अलग काम करते हैं, तो इसीलिए इतने सारे फंक्शन कर पा रहे हैं। ये बात समझ में आई है। पता ना मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो पैथोजेंस को खा जाते हैं। टी सेल्स हमारे इम्यून सेल्स हैं, बी सेल हमारे इम्यून सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स जो सबसे ऊपर की परत होती है अंदर की, उसके ऊपर पाए जाने वाले सेल्स हैं। क्लियर है। बट देयर आर सेवरल मैकेनिज्म दैट मे एक्सप्लेन मैनी ऑफ देयर पॉजिटिव इफेक्ट सच एज। कह रहे हैं यहाँ पे कई सारी मैकेनिज्म हैं जो इनके एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट, जैसे कि क्या क्या कर देते हैं, ये गट का पीएच चेंज कर देंगे, जो कि पैथोजेंस के लिए सर्वाइव करने में दिक्कत करेगा। एंटागोनाइजिंग पैथोजेंस थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बनाएंगे जो पैथोजेंस होंगे भाग जाएंगे उस कंपाउंड्स को देख करके। कंपीटिंग फॉर पैथोजन बाइंडिंग एंड रिसेप्टर साइट, जहां पैथोजन चिपकते हैं ना, वहां पे जाकर खुद चिपक जाएंगे, पैथोजन को हटा देंगे। और न्यूट्रिएंट्स जो खाना है जिसको पैथोजन खा रहे हैं, छीन के खुद ही खाने लगेंगे। मान लो एक रोटी है, 2 लोग खाना चाहते हैं, एक ने मार के छीन के खा ली, तो कौन जीतेगा, हमारा प्रोबायोटिक जीतेगा। स्टिमुलेटिंग इम्यूनोमॉड्यूलेटरी सेल्स, जो सेल्स इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, मॉड्यूलेशन है ना, कम ज़्यादा करते हैं, उनको स्टिमुलेट कर देंगे। प्रोड्यूसिंग लैक्टेस, है ना, लैक्टेस क्या होते हैं, वाले एंजाइम जो लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये काम आते हैं, काम कर सकते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका। प्रोबायोटिक कैन आल्सो एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स को और भी कुछ तरीके से एक्टिवेट कर सकता है, जैसे सिक्रीटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, है ना, एंटीबॉडीज होती हैं ये। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नेचुरल किलर सेल पैथोजन को मारते हैं, किसको मारते हैं, पैथोजेंस को। इवन एनहांसिंग फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस की जो खाने की क्षमता है, पैथोजेंस को खा जाता है कौन, मैक्रोफेज, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा। जहाँ 2 को खाता है 4 को खाएगा, 10 को मारेगा, मार काट मचा देगा, कौन, मैक्रोफेजेस। किसकी हेल्प से, प्रोबायोटिक की हेल्प से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो प्रोबायोटिक कुछ और नहीं है, ले दे करके वो माइक्रोब्स हैं जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने बताया आंतों में क्यों जरूरी है, सारी गंदगी तो हम खाने से ही खाते हैं, भले हम कितना भी हाथ धो लें, कहीं पसीना है, कभी नाक है, मोबाइल छू रहे हैं, लैपटॉप छू रहे हैं, कुछ भी छू रहे हैं, पेन छू रहे हैं, खा लिया, तो ये सब चीज़ें हैं। अब और क्या कह रहा है ये, आओ देखें जरा। प्रोबायोटिक आल्सो डाइजेस्ट फूड एंड कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, ये फूड को भी डाइजेस्ट करता है
और compete for nutrients with pathogens, पैथोजेंस के खाने को और जो उसका न्यूट्रिशन है उसके साथ कंपटीशन लगाएगा कि जो खाना है इतना ही है, तुम नहीं खाओगे मैं खाऊंगा। क्लियर है, कंपटीशन कर देगा। प्रोबायोटिक डिक्रीज प्रोग्राम सेल डेथ इन इंटेस्टाइन और इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन। ठीक है ना, प्रोबायोटिक क्या करते हैं, जो प्रोग्राम सेल डेथ, सेल की जो डेथ होती है ना वो प्रोग्राम्ड होती है। मान लो सेल बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, थक गया है, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उस सेल को धीरे धीरे मार काट करके अलग कर देता है, ख़त्म कर देता है। जितना जल्दी सेल मरेगा उतनी जल्दी क्या होगी, हमारे पास बुढ़ापा आता है या ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसको स्लो कर देगा। ठीक है ना, इसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा। क्लियर है, ओके। अब लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, बैक्टीरिया के नाम भी दे रखे हैं। तुम लोगों को याद रहे बैक्टीरिया का नाम तो अच्छी बात, अदरवाइज क्या याद रखो, अवॉइड साइटोकाइन इंड्यूस सेल डेथ, साइटोकाइन की वजह से जो सेल की डेथ होती है उसको भी रोक देते हैं बाय प्रिवेंटिंग टीएनएफ। ये साइटोकाइंस होते हैं, टीएनएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अच्छा, कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, अभी मतलब का नहीं है। साइटोकाइंस टीएनएफ निकालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है, इसको भी रोकते हैं ये लोग। ठीक है, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज ऑगमेंट मतलब बढ़ा देता है म्यूसिन एक्सप्रेशन टू ब्लॉक इन्वेजन एंड एडहेरेंस ऑफ ई कोलाई। म्यूसिन इतना ज़्यादा निकाल देगा कि जो ई कोलाई है आकर के चिपक नहीं पाएगा। अच्छा, ई कोलाई कौन सा वाला, कुछ ई कोलाई हमारे लिए हेल्पफुल भी है, कुछ हमारे लिए खतरनाक भी है, तो ये खतरनाक वालों की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है। लैक्टोबैसिलस रैमनस प्रिवेंट इन्फ्लामेशन एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स एपोप्टोसिस, है ना, इंटेस्टाइनल सेल्स की जो एपिथेलियल सेल्स है उनका मरना और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन कह लो एक तरह से, उसको कम कर देता है, प्रिवेंट करता है। दे शो माइटोजेनिक, माइटोसिस, माइटोसिस पता है ना, सेल डिवाइड होके 1 से 2 में बदल जाता है, सेल डिवाइड होके 1 से 2 में बदलता है। तो माइटोजेनिक इफेक्ट विच कॉज म्यूकोसल रीजनरेशन, अगर म्यूकस लेयर डैमेज हो गई है तो ये वाले बैक्टीरिया माइटोसिस को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि जो लेयर है वापस से कवर होकर कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है, रीजनरेट हो जाती है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आर आल्सो कॉम्पिटिटर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया ऑन एपिथेलियल सेल्स रिसेप्टर्स एंड म्यूकस लेयर। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ कंपटीशन करते हैं कि तुम नहीं चिपकोगे हम चिपकेंगे, तुम नहीं चिपकोगे हम चिपकेंगे, तुम जाओ निकल जाओ पार्टी के साथ बाहर निकलो। ठीक है, लैक्टोबैसिलस केसाई, मैं फिर कह रहा हूँ ये नाम याद ना रहे कोई बात नहीं। इंक्रीज सेक्रेटरी आईजीए, अब ये एंटीबॉडी है, ऑब्वियसली बात है, पैथोजन को क्या करती है, मारेगी। अच्छा, कैसे बढ़ाती है, बाय एक्टिवेटिंग बी सेल्स। थोड़ा बहुत किसी को अगर याद हो बायो का, बायो मतलब हैप का तो वहाँ पर क्या है, जो बी सेल्स होते हैं वो आईजीए को बनाने में हेल्प करते हैं। अब क्या कह रहा है, व्हेन प्रोबायोटिक कम्पीट फॉर एडेशन साइट, जहाँ चिपकना है, तुम नहीं चिपकोगे हम चिपकेंगे, कॉम्पिटिशन दे रहा है। दे फाइट फॉर सेलुलर अटैचमेंट, ये सेलुलर अटैचमेंट के लिए लड़ते हैं कि हम जाएंगे चिपकेंगे तुम नहीं चिपकोगे, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। सच एज व्हेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर द जीआई ट्रैक्ट, जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे जीआई ट्रैक्ट में एंटर करता है, सम स्ट्रेन्स ऑफ बिफिडोबैक्टीरियल्स एंड लैक्टोबैसिली एक्ट एज कोलोनाइजेशन बैरियर। ये क्या करेंगे, अब उन्हें पता है कि जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म जीआई ट्रैक्ट में आया है ना वो यहाँ पर आके चिपकने वाला है, तो पहले से यहाँ पे कॉलोनी बना लेंगे। कौन, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया। अब जो पैथोजन आएगा उसे जगह ही नहीं मिलेगी चिपकने के लिए, फिर बॉडी से बाहर हो जाएगा वो। बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू नॉट अलाउ अटैचमेंट ऑफ ई कोलाई टू ह्यूमन कोलोन, ये दोनों के दोनों मिलकर के ई कोलाई को चिपकने नहीं देते, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एडहेयर टू द म्यूकोसल एपिथेलियम, खुद से चिपके हुए तो उसको क्या चिपकने देंगे। बात समझ में आ रही है। ओके, नाउ प्रोबायोटिक इंड्यूस होस्ट सेल टू रिलीज पेप्टाइड्स डायरेक्टली अफेक्टिंग पैथोजेंस एंड दस प्रिवेंट देयर एपिथेलियल अटैक। क्या कह रहा है, प्रोबायोटिक जो है ये इंड्यूस करते हैं होस्ट सेल से, होस्ट सेल को इंड्यूस करते हैं, हमारे सेल से बोलते हैं कि भाई पेप्टाइड रिलीज करो, प्रोटीन निकालो। कौन से प्रोटीन निकालो, जो अफेक्ट करेंगे किसको, पैथोजेंस को, मारेंगे पैथोजेंस के, ऐसे वाले पेप्टाइड्स निकालो। और इस तरीके से एपिथेलियल अटैक पे, एपिथेलियल सेल्स पे होने वाले अटैक को रोक लेते हैं। कौन कौन से पेप्टाइड होते हैं, जैसे कि डिफेंसिस एचपीडी प्रोटीन है, बैक्टीरियोसिंस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये पेप्टाइड तो नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है सच एज लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड कैथलिसिडिन है। तो अब अगर ये तुमको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना, प्रोबायोटिक इंड्यूस होस्ट सेल टू रिलीज पेप्टाइड, और ये पेप्टाइड्स किसकी तरह काम करते हैं, पैथोजन के ऊपर अटैक करते हैं ये।
क्लियर है? ओके। दे एक्सर्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगेंस्ट मैनी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस बाय लोअरिंग द ल्यूमिनल पीएच। ल्यूमन कैविटी जो होती है, ल्यूमन मतलब कैविटी, उसके पीएच को कम कर दिया जाता है। जब पीएच कम हो जाएगा यानी कि लो पीएच हो जाएगा, लो पीएच 1.8, 1.3 या 3 या 2, उस इतने कम पीएच में कुछ बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस क्या करते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, हमको बचा रहे हैं। बात समझ में आई? चलें आगे। नाउ थेरापेटिक यूज। अब थेरापेटिक यूज बच्चों देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, या तो डायरेक्ट ऐसे याद रखो, जैसे ये प्रिवेंशन ऑफ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, एंटीबायोटिक से होने वाला डायरिया, ये याद मत रखो। पूरा याद रख सकते हो तो कौन कौन से बैक्टीरिया बचा रहे हैं ये उनके नाम दे रखे हैं। ये जी कुछ नहीं है, ये जी क्या है, उस साइंटिस्ट का नाम है। एक बार को नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, जिन्होंने इसकी खोज वोज कर रखी है। बात समझ में आई? सेकंड में प्रिवेंट क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, ठीक है, सीडीआई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ कोलन होता है, कौन रोक रहा है उसके नाम दे रखे हैं, ठीक है। प्रिवेंट रिकरेंस आफ्टर फर्स्ट सीडीआई, कौन, ये उसको दोबारा से सीडीआई ना हो जाए तो रोक रहा है उसको। बात समझ में आ रही है? ऊपर बैक्टीरिया का नाम है और वो क्या काम कर रहे हैं वो साथ में दे रखे हैं। बैक्टीरिया के नाम याद ना रहे कोई बात नहीं, किन किन बीमारियों से हमको बचा रहे हैं ये याद रखना जरूरी है। अब मिक्सचर ऑफ लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, कैन इरेडिकेट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को क्या कर सकते हैं, ये इरेडिकेट कर देंगे। इरेडिकेट का मतलब खत्म कर देंगे जड़ से। आगे आते हैं, ई कोलाई इनिशियल, ये स्ट्रेन के नाम है, स्ट्रेन समझते हो ना। VSL-3 आर हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना, कोलोन में होने वाले अल्सर्स, जिसको हम लोग IBD भी कहते हैं, ठीक है। दैट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर सोर्स इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, हमारे पेटों में, पेट की आंतों में अल्सर्स हो जाते हैं, जिससे खाने पीने में पचने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्रोन्स डिजीज से बचाता है हमें, ये भी एक टाइप ऑफ IBD है, ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल वगैरह केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कहीं ना कहीं। लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, ठीक है, टेकन इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियास के इन्फेक्शन में हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ये स्ट्रेन का नाम है। तो कौन सा बैक्टीरिया क्या कर रहा है याद रहे तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज क्या याद करना है हमको, क्या क्या बीमारी से बचाए ये तो याद करना ही करना है, ठीक है। इसका हम लोग एक चार्ट कुछ ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा वाला भी आएगा, देखेंगे इसको। फिर क्या है यहाँ पर, यूज्ड इन नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, NEC, बड़ा गंदा सा है ये। NEC इज अ सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ये भी एक GIT की प्रॉब्लम होती है। दैट मोस्टली अफेक्ट्स प्रीमेच्योर बेबी, बच्चों की आंतों में इफेक्ट करता है। कंडीशन क्या होती है इसमें, इन्फ्लेम्स, मतलब इन्फेक्शन फैल जाता है इंटेस्टाइन के टिश्यू में पूरा, और कॉजिंग इट टू डाई, मौत हो सकती है। क्यों, अ होल परफोरेशन में फॉर्म इन योर बेबीज इंटेस्टाइन, बेबी के इंटेस्टाइन में होल तक हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस ये आ गया। आगे आते हैं, VSL इज यूज्ड टू ट्रीट मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, है ना, अगर कई सारे ऑर्गन एक साथ डिसफंक्शन कर रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, लैक्टोबैसिलस रैमनोसा जीजी इज गिवन इन वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जब किसी इंसान को वेंटिलेटर पे रखा हुआ और उसको निमोनिया हो जाए तो कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। एलर्जी में दे सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में दे सकते हैं। तो या तो ये सारे रिस्पॉन्स अलग से लिख लो, या कुछ और मैंने यहाँ ऐसे करके एक चार्ट सा दिखा मेरे को तो मैंने डाल दिया यहाँ पर। ओरल हेल्थ, ठीक है, ओरल हेल्थ का मतलब मुंह की जो हेल्थ होती है। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, ये तो ऊपर था ही, डायबिटीज़ में काम आएगा। एंटीऑक्सीडेटिव एक्टिविटी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, कोलोन कैंसर में हेल्प है, और लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। या इस तरीके से याद कर लो, ठीक है ना। आप सबको पता है ऊपर वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, बट पहले इतना तो याद होना चाहिए कि किन किन बीमारियों में, सीधी बात है, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां ले लो, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां ले लो, खेल खत्म। क्लियर है? प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक क्लियर हो गया, चलें आगे। ओके, नाउ द प्रीबायोटिक। अब देखो सीधी सी बात है, प्रोबायोटिक्स क्या थे, प्रोबायोटिक्स हमारे पास बैक्टीरिया थे। प्रोबायोटिक्स क्या थे, प्रोबायोटिक्स हमारे पास
बैक्टीरियाज थे। अब उन बैक्टीरियाज को भी तो जिंदा रहना है, तभी तो हमारे पेट में जाके अगर हफ्तों 2 हफ्तों रहना है उनको, या हमारे पेट में जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद हैं जो हमको स्वस्थ बनाए रखते हैं, उनके खाने का क्या, वो क्या खाएंगे, वो ये खाते हैं प्रीबायोटिक। सिंपल सी बात। तो अब देखो ऐसे समझो, प्रीबायोटिक से प्रोबायोटिक्स की हेल्थ अच्छी होती है, प्रोबायोटिक अगर अच्छे रहेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, यानी कि जो वहाँ सारे काम थे वही सारे काम यहाँ पे भी आ जाएंगे। केवल ध्यान रखना है प्रीबायोटिक क्या था, इन दोनों को आपस में मिक्सअप करके लिख सकते हो। मतलब प्रीबायोटिक में प्रोबायोटिक का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक लिख सकते हो, वही सारी बातें यहाँ भी रिपीट होने वाली है। चले, बात समझ में आ गई? तो देखो क्या, टर्म प्रीबायोटिक वॉज कॉइन्ड बाय गिब्सन एंड रॉबर फ्रॉइड, है ना, 1995 में दिया था। दे डिफाइंड प्रीबायोटिक एज ए नॉन डाइजेस्टिव फूड इंग्रेडिएंट, ऐसा फूड जो हमारी बॉडी में जाके पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। दैट बेनिफिशियली अफेक्ट, जो कि बेनिफिशियल है, अफेक्ट द होस्ट बाय, किस तरह से होस्ट के लिए बेनिफिशियल है, सिलेक्टिवली स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ वन, एक या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरियाज की, जो कि हमारे कोलोन में पाए जाते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल है। ये वही बैक्टीरिया है जिनको अभी हमने प्रोबायोटिक कहा है। एंड दस इंप्रूव द होस्ट हेल्थ। सिंपल, खेल खत्म प्रीबायोटिक का। कायदे में इतना, अब आगे तुम देखोगे लाइनें रिपीट हो रही हैं, एक को इस तरह बोला गया, उस तरह बोला गया, धीरे धीरे चीज़ें रिपीट होती है, तुमको नजर आएंगी। आगे आते हैं। प्रीबायोटिक डू नॉट कंट्रीब्यूट इन कैलोरिक वैल्यू। देखो ये 2 पॉइंट तो तुम्हें देने ही है, एक ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना। डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कैलोरिक वैल्यू, इससे हमारा कोई वजन नहीं बढ़ता, ना हमारी कोई भूख मिटेगी, है ना, ऑफ द फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स, इससे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन प्रीबायोटिक मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ऊपर की डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसका, नॉन डाइजेस्टिबिलिटी, पेट में जाके डाइजेस्ट ना हो जाए, यानी कि लो पीएच में इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एंजाइम का प्रीबायोटिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब ना हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि सीधी बात है, हमारी बॉडी में इसका कोई रोल नहीं है। ये प्रीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिए जाते हैं या होते हैं, बैक्टीरियाज के लिए जो हमारी आंतों में है। फर्मेंटेशन बाय द इंटेस्टाइनल माइक्रोब्स, जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो तो फर्मेंट करें कम से कम, क्योंकि उनको तो खाना ही है। सिलेक्टिव स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, सिलेक्टिव यानी कि सबको ही जाकर के क्या कर दे, जो पैथोजेंस हैं उनको भी जाकर के क्या कर दे, एक्टिवेट करे, उनकी ग्रोथ को बढ़ाए। ऐसा नहीं, केवल जो हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज हैं केवल उनको ही क्या करे, ग्रोथ, उनकी ही ग्रोथ में हेल्पफुल हो, किसी और की ग्रोथ में हेल्पफुल ना हो। क्लियर है? आगे आते हैं। फिर कह रहा है FAO या WHO डिफाइन द प्रीबायोटिक एज नॉन वायबल फूड कंपोनेंट। वही घूम फिर के बातें आ गई, ठीक है, नॉन वायबल जो हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। एक्सटेंडिंग हेल्थ बेनिफिट ऑफ द होस्ट थ्रू मॉड्यूलेटिंग द गट माइक्रोब्स, हमारी हेल्थ के लिए बस इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जो हमारे गट में पाए जाने माइक्रोब्स हैं उनके लिए ये फायदेमंद होता है। द प्रीबायोटिक कैन सर्व एज सपोर्ट और वैलिड ऑप्शन ऑफ प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक सर्व एज सपोर्ट और वैलिड ऑप्शन ऑफ प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक ही प्रोबायोटिक को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। डिफरेंट प्रीबायोटिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग प्रीबायोटिक अलग अलग बैक्टीरिया और स्ट्रेन और स्पीसीज के लिए होते हैं। These non-digestible dietary supplement impart health benefit by promoting number of activity of lactobacillus and bifidobacteria like probiotic। अब देखो इसी बात को तो बोला गया, यहाँ बोल रहा है बैक्टीरिया, यहाँ इसने बैक्टीरिया का नाम ले लिए, तो लाइन को मैंने क्या कहा, सेम चीजें ही हैं लगभग, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। When prebiotic pass through the gut, these cannot be broken down। अब ये वही वाली बात आ गई कि इसे डाइजेस्ट नहीं होना है ना, cannot be broken down by digestive enzyme, that is why these reach the large intestine। अब इन्हें लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे बैक्टीरिया हैं प्रोबायोटिक वाले, वहाँ तक इनको पहुँचना है इन इंटैक्ट फॉर्म। इंटैक्ट मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे ही, उनके ऊपर बैक्टीरिया काम करेगा खाने के लिए। इन द गट दिस सर्व एज फूड फॉर द प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर, है ना, थोड़ा सा वर्डिंग का खेल है सारा यहाँ पर। प्रीबायोटिक मेंटेन द ऑप्टिमल पीएच इन द इंटेस्टाइन विच इसेंशियल फॉर द एक्सटेंस ऑफ प्रोबायोटिक, ये एक खास पीएच को मेंटेन रखते हैं जहाँ पर प्रोबायोटिक सर्वाइव कर पाते हैं। दे प्रमोट द इम्यून सिस्टम बिकॉज दे इनहेंस द प्रोबायोटिक ग्रोथ, ये इम्यून सिस्टम को प्रमोट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोबायोटिक की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो प्रोबायोटिक क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को प्रमोट कर देंगे।
दे सप्रेस द रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन सो दैट दे आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई नॉर एक्सहिबिट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है ना, ये सप्रेस करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस सो दैट दे आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई। ये एक लाइन यहां पर काम की आती है, हमारे पास एक नई लाइन। ये सप्रेस करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस को रिप्रोड्यूस नहीं होने देंगे, जो बैक्टीरिया हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उनको ये रोक देते हैं, सो दैट दे आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई नॉर एक्सहिबिट देयर हार्मफुल इफेक्ट। वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और उनके हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएंगे। दे स्टिमुलेट, ये भी एक लाइन है, पेरिस्टालसिस एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ गैस। पेरिस्टालसिस है ना, मोशन जो होता है जिससे कि हमारा खाना पेट में और आंतों में आगे ढकेला जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, और गैस बनने से रोकता है। दे आल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रोफ्लोरा, जो हमारी बॉडी के अच्छे माइक्रोब्स हैं उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सिंपल है बातें। प्रीबायोटिक सिलेक्टिवली अफेक्ट द माइक्रोबायोटा एंड रिजल्ट इन द इंप्रूव्ड हेल्थ ऑफ द होस्ट। सिलेक्टिवली अफेक्ट, कुछ खास माइक्रोब्स की हेल्थ में ही असर डालेगा, ये सबकी हेल्थ पे असर नहीं डालता है। जब उन माइक्रोबायोटा मैंने बता दिया था, हमारे आंतों में पाए जाने वाले माइक्रोब्स, उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। आगे आते हैं, सोर्स की बात करें तो सोर्स खूब सारे लिख सकते हो तुम लोग। फूड स्टेप दैट कैन बी प्रोबायोटिक फॉलोइंग डायरी और डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, बेवरेजेस पानी वाले फूड जो होते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं, स्प्रेड्स होते हैं जिनको फैला के खाते हैं, चीज़ है, मक्खन है, जैम है, जो भी चीज़ है, इन्फेंट फॉर्मूले, बच्चों के लिए जो फॉर्मूले बने हुए हैं खाने पीने वाले, वीनिंग फूड है, सीरियल्स है, दाल है, बेकरी प्रोडक्ट है, कॉन्फेक्शनरी है, चॉकलेट, च्युइंगम, तमाम है यहाँ पे। ठीक है ना, गिने चुने अपने 4-5 याद कर लेना कि इनका सोर्स कहाँ से आ रहा है। आगे आते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रीबायोटिक दैट आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट आर प्लांट प्रोडक्ट। ज़्यादातर क्या होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। अब प्लांट प्रोडक्ट में भी कौन सा वाला होता है, इन्यूलिन, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, लैक्ट्यूलोज, डाइटरी फाइबर्स, है ना, डाइटरी फाइबर्स अगली जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम लोग, गम्स वेयर इन इन्यूलिन एंड ट्रांस गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, ओके गम। अब क्या कह रहा है, फाइबर एंड गम्स, जिसमें इन्यूलिन एंड ट्रांस गैलेक्टोसैकेराइड्स, यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। इनमें से इन्यूलिन और ट्रांस गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आर टू मोर कॉमन प्रीबायोटिक यूज्ड, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। These two occur, जिनकी बात हो रही है, नेचुरली इन फूड लाइक द गार्लिक, ऑनियन है ना, गार्लिक हमारे घरों में पाई जाती है, ऑनियन प्याज भी है, लीक, सैलोड, एस्पैरागस, पालक, चिकोरी, मटर है, बीन्स है, लेंटिल, ओट्स एंड बनानास, ये सब हमारे खाते हैं हम लोग, तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स आर द बेस्ट नोन प्रीबायोटिक, सबसे बेस्ट है कौन, ओलिगोसैकेराइड। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है? ओके, अदर कॉमन यूज प्रीबायोटिक्स आर, कुछ और प्रीबायोटिक्स जो पीछे हमने पढ़ लिया उनके अलावा कौन कौन है, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, सैकेराइड हर जगह सैकेराइड आ रहा है जनरली, यानी कि क्या है, मेजर कंपोनेंट क्या है प्रीबायोटिक का, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना कौन हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। मनन ओलिगोसैकेराइड, इन्यूलिन, लैक्ट्यूलोज एंड जाइलो ओलिगोसैकेराइड्स। अमॉन्ग दीज जाइलो ओलिगोसैकेराइड इज कॉमर्शियली अवेलेबल, जो कॉमर्शियली मार्केट में अवेलेबल है वो कौन है, जाइलो ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर है बातें? नेक्स्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, अब प्रीबायोटिक शुड हैव 3 मेन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, देख के समझ जाओगे। पहला क्राइटेरिया क्या है, शुड नॉट डाइजेस्ट, जैसे डाइजेस्ट नहीं होना है। कौन डाइजेस्ट करेगा, दिस बैक्टीरिया खुद डाइजेस्ट करेगा ना, इन द अपर सेगमेंट ऑफ जीआईटी, वहां पे इसे डाइजेस्ट नहीं होना है, इसको कोलोन में पहुंचना है, एंड सिलेक्टिवली फर्मेंटेड बाय पोटेंशियली बेनिफिशियल एंडोजेनस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया वहां मौजूद है हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया, वही इसे पचाएंगे अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। अब जो इन्होंने पचा लिया है, जो फर्मेंट कर लिया है इन्होंने, द फर्मेंटेशन में लीड टू द फॉलोइंग, फर्मेंटेशन होने की वजह से क्या क्या चीजें हो जाती हैं, ये सब चीजें होती हैं, इंक्रीज और मॉडिफिकेशन इन द रिलेटिव प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनती है उसके अंदर से, जो कि बैक्टीरिया के हेल्थ के लिए अच्छी होती है। लार्ज स्टूल मास, अब देखो बच्चों, लार्ज स्टूल मास का मतलब क्या होता है, जो ये प्रीबायोटिक्स है, हम लोगों को सबों को पता है, जैसे आंत होती है, आंत के लास्ट में क्या होता है, रेक्टम, और आखिर में जाके एनस होता है, ये क्या है, रेक्टम। क्लियर है? अब इस रेक्टम में जब स्टूल पूरा भर जाता है, स्टूल मतलब पॉटी है ना, ये पूरा भर गया तो होगा क्या, जो यहां की दीवारों में ना प्रेशर लगना स्टार्ट होता है कि हाँ ये पूरा फुल हो गया है, तो हमको फिर लगता है कि हाँ एक अर्ज महसूस होती है, फीलिंग आती है कि हाँ हमें जाना है और हल्का होना है।
ठीक है। अब अगर मान लो खाना कम खाया या किसी और वजह से ये स्टूल पूरा फैल नहीं पा रहा है ना, टाइट है बॉडी, कुछ कई सारे कारण होते हैं, तो उससे क्या होगा, दीवारों प्रेशर नहीं लगेगा, पेट भरा भरा लगेगा, खाली नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है, लार्ज स्टूल मासेस, क्या कर दे रहा है, ये स्टूल के मास को लार्ज कर देता है, जिससे कि पूरा अच्छे से फैल जाए और यहाँ प्रेशर लगे और पेट अच्छे से साफ हो जाए। अब मॉडरेट डिक्रीज इन कोलोनिक पीएच जो होते हैं कोलोन को, उसको कम कर देता है। उससे क्या होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अ रिडक्शन ऑफ नाइट्रस एंड प्रोडक्ट एंड फीकल एंजाइम्स, है ना, फीकल एंजाइम्स का रिडक्शन कर देगा और नाइट्रस एंड प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देता है। अब बेटर इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, बेटर करता है। तो ये सब बातें थी, फॉर्मेटेशन होने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अब क्या कह रहा है, दीज अबव इफेक्ट आर ऑल बेनिफिशियल फॉर द होस्ट सेल। ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, ये सब होस्ट सेल के लिए बेनिफिशियल है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द थर्ड क्राइटेरिया। आगे आते हैं, सेलेक्टिवली स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अब क्या होना चाहिए, इसको क्या कंडीशन है, पहले डाइजेस्ट नहीं होगा, दूसरा फर्मेंट होगा, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है, ये इसी का पार्ट था। डाइजेस्ट नहीं होने का दूसरा क्या है, सिलेक्टिवली स्टिमुलेट द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। कुछ खास बैक्टीरिया पे जाकर ही ये काम करे, सब पे काम ना करे। नेक्स्ट है, प्रीबायोटिक शुड बी अनअफेक्टेड बाय द फूड प्रोसेसिंग कंडीशन। वही कहानी आगे, जब हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं, खाने पीने के लिए पका रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उस दौरान ये अनअफेक्टेड रहना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं आना चाहिए, एंड रिमेन अनचेंज। नॉट डिग्रेडेड, डिग्रेडेड मतलब होता है टूट फोड़ ना हो जाए इसके अंदर के केमिकल्स की, जिससे कि ये हमारे पेट में जाके अच्छे वाले बैक्टीरिया तक पहुंचे ही नहीं। केमिकली अनअल्टर्ड, इसके केमिकल में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अवेलेबल फॉर बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइन, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल रहे, वहां मौजूद रहे, ठीक है। फिर ये लास्ट लाइन है, करंटली आज के दौर में फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, लैक्टुलोज एंड नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रीबायोटिक दैट फुलफिल दीज 3 क्राइटेरिया। ये 3-4 ऐसे हैं जो ये सब क्राइटेरिया आज की डेट में फुलफिल करते हैं। क्लियर है, चलें आगे, ओके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो घूम फिर के अभी हम देखेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इसका वैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है, कुछ 2-4 बातें हैं वो रिपीट हो रही हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, द बेनिफिशियल माइक्रोब्स आर बिफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस एक्सेट्रा, एंड द हार्मफुल वंस आर साल्मोनेला स्पीसीज, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस लाइन को लिखो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है हार्मफुल, और उसकी बात बताइए, ये सब हार्मफुल हैं और ये अच्छे हैं हमारे पास। प्रीबायोटिक्स आर द नॉन डाइजेस्टिबल और लो डाइजेस्टिबल डाइटरी सब्सटेंस। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, नॉन डाइजेस्टिबल या लो डाइजेस्टिबल, या बहुत ही कम डाइजेस्ट होंगे, डाइटरी सब्सटेंस जो हमारे डाइट में होते हैं, दैट हेल्प द होस्ट बाय फेवरिंग अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रोथ देन हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रोथ सेलेक्टिवली इन द कोलोन। ये हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को अप करते हैं, हार्मफुल की ग्रोथ को कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, उसके ऊपर जैसा वैसा रहेगा। अच्छे वाले बैक्टीरिया अच्छे से पनप जाएंगे, फैल जाएंगे, तो ये खुद ही जाकर के हार्मफुल वाले को मार देंगे। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। प्रीबायोटिक एनहांस द फॉलोइंग, क्या क्या एनहांस करता है, फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड ऊपर देखा था, ग्रोथ ऑफ द प्रीबायोटिक बैक्टीरिया। अब देखो जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ही बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक यही बैक्टीरिया जाकर के मार देंगे ना उन बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को, ठीक है। विद एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा इन द कोलोन, द होस्ट इम्यूनिटी, ठीक है, होस्ट की इम्यूनिटी को भी क्या कर रहा है, प्रोडक्शन साइटोकाइन मॉड्यूलेशन, इनको भी क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। 3 काम किए इसने यहाँ पर। तो कह रहा है 10 प्रीबायोटिक कैन बी यूज टू एड इन द प्रोबायोटिक्स मैकेनिज्म। तो सिंपल सी कहानी क्या है यहाँ पर घूम फिर के, प्रीबायोटिक सहायक है, प्रोबायोटिक के मैकेनिज्म को बढ़ाते हैं। मारने धारने का काम तो प्रोबायोटिक ही करेंगे। ऑफ एक्शन सो फार, अब तक द मोस्ट पॉपुलर प्रोबायोटिक टारगेट ऑफ प्रीबायोटिक यूज आर लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरिया। जो अब तक सबसे ज्यादा जिनके ऊपर असर किया है प्रीबायोटिक्स ने, वो कौन है, लैक्टोबैसिलाई और बिफिडोबैक्टीरिया। क्लियर है। थेरेपेटिक यूज कौन कौन है इसमें, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कार्सिनोजेनिक, है ना, कैंसर, हाइपोलिपिडेमिक, few benefits in diabetes mellitus. It also possess glucose modulatory and एंटी ऑस्टियोपोरोटिक, हड्डियों वाला प्रॉपर्टी, है ना, पोरोसिस, पोर्स नहीं मतलब हड्डियों को कमजोर नहीं होने देगा। सक्सेसफुली यूज्ड फॉर क्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह में, एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी में इस्तेमाल होता है। प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल इन कोलोन, कोलोन में ये एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ठीक है ना, ये एक लाइन यहाँ मिल गई, बाद बाकी ये सारी लाइनें वही सारी थेरेपेटिक यूज इसके कर सकते हो जो प्रोबायोटिक में हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है ना, कि
एंटी माइक्रोबियल है, ऑब्वियसली बात है, ये नहीं मारेगा जा करके, ये क्या करेगा, प्रोबायोटिक की हेल्प से जाकर किल करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे जो थेरेपेटिक यूज है एक दो तो इसके हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ग्लूकोज मॉड्यूलेटरी है, प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल इन कोलोन, ठीक है, तो इस टाइप से एक दो चीज तो यहाँ पर है, बाद बाकी सारी चीजें हम लोग प्रोबायोटिक वाली लिख सकते हैं। यानी कि प्रीबायोटिक में 6-7 लाइनें प्रीबायोटिक की अपनी है, बाद बाकी ये हर तरीके से प्रोबायोटिक की हेल्प करता है, और प्रोबायोटिक की हेल्प करने की वजह से हमारी बॉडी को प्रोबायोटिक से जो मदद मिलती है वो सारी मदद प्रीबायोटिक की हेल्प से भी मिलती है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो दोनों को इसलिए एक साथ पढ़ाया मैंने क्योंकि दोनों कंबाइंड थे, इनको अलग अलग नहीं किया है मैंने। तो क्या करना है तुम लोगों को, रिवाइज करना है, पढ़ना है, ठीक है, जो टर्म्स है थोड़ा सा उनको एक बार लिख के भी देख लेंगे, जिससे कि इजीली याद हो जाएगा। क्लियर है? तो रिवाइज करोगे ना? गुड, ऑल द बेस्ट।